हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका कक्षा 10 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जिसे हिंदी में रोजगार कौशल कहते हैं। बच्चों, रोजगार कौशल में इससे पहले भी हम एक वीडियो के माध्यम से सत्र 1 को समझ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि संचार क्या है, संचार क्यों महत्वपूर्ण है, संचार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं एवं संचार के कौन कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से हम अपने संचार को एक प्रभावी संचार बना सकते हैं। बच्चों, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे सत्र 1 के बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को, एवं साथ में हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2 मौखिक संचार के बारे में, जिसे इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों, मौखिक संचार में हम पढ़ने वाले हैं मौखिक संचार के प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, एवं मौखिक संचार से कौन कौन से लाभ हैं एवं मौखिक संचार से कौन कौन सी हानियां होती हैं, मौखिक संचार में किस प्रकार से माहिर बन सकते हैं एवं इसमें कौन कौन सी गतिविधियां का उपयोग करके हम अपने संचार को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज सत्र 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास रोजगार कौशल की बुक उपलब्ध नहीं है तो आप एड्रेस बार में www.bimars.mp.gov.in एड्रेस टाइप करके एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, जिस पर हमें माउस से क्लिक करना है। जैसे ही हम माउस से क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहां आपको सिलेक्ट टेक्स्ट बुक और करिकुलर में से टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है, एवं यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्लास में से आप जिस भी क्लास के हैं, आप कक्षा 9 के हैं तो कक्षा 9 को सिलेक्ट करेंगे, कक्षा 10 के हैं तो कक्षा 10 को सिलेक्ट करेंगे, एवं कक्षा 11 के हैं तो 11 को सिलेक्ट करेंगे या फिर कक्षा 12 को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि आप लोग कक्षा 10 के बच्चे हैं तो यहाँ से कक्षा 10 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कक्षा 10 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फिर सिलेक्ट ट्रेड में जाके आपको रोजगार कौशल की बुक डाउनलोड करने के लिए कॉमन फॉर ऑल ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आप देख सकते हैं क्लास नेम में 10th है एवं ट्रेड में कॉमन फॉर ऑल ट्रेड है, एवं यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी बुक ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ आपकी बुक ओपन हो रही है। यहाँ आप इस ऑप्शन पर या डाउनलोड पर जाकर के आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, एवं यदि आप मोबाइल फोन के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल किसी भी ब्राउजर पर क्लिक करें एवं एड्रेस बार में www.bimars.mp.gov.in टाइप करें एवं एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको नीचे की ओर व्यावसायिक पुस्तकों को डाउनलोड करने संबंधी एक लाइन दी गई है, जिस पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको
टेक्स्ट बुक और करिकुलम में से टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है एवं कक्षा में से आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट करेंगे एवं ट्रेड में से आप कॉमन फॉर ऑल ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा एवं जहां आपको व्यू पर क्लिक करना है एवं इसके बाद आपको हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हेयर पर क्लिक करेंगे आपकी पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड होने लगेगी। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सत्र 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहां सत्र 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अक्षर का, खा, गा या घा पर गोला बनाएं जो सवालों का सबसे अच्छा उत्तर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है? बच्चों याद करें संचार के तत्वों के बारे में, जिसमें हमने आपको बताए थे संचार के 5 तत्व होते हैं। नंबर 1 प्रेषक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 माध्यम, नंबर 4 प्राप्तकर्ता एवं नंबर 5 फीडबैक। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से दिए गए हैं। चैनल या माध्यम जो कि संचार का तत्व है, नंबर 2 प्राप्तकर्ता या रिसीवर, नंबर 3 प्रेषक जिसे इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं, एवं नंबर 4 समय। तो यहां हमारे संचार के तत्वों में समय नहीं था, अतः इसका गलत उत्तर जो है वह है समय। तो यहां आपको समय पर टिक करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आप संचार की कौन सी विधि उपयोग करेंगे? बच्चों जिस जगह आप काम करते हैं, यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आप किस प्रकार से वहां एप्लीकेशन देंगे, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे ईमेल के माध्यम से या पोस्टर चस्पा करके या फिर समाचार पत्र से या फिर ब्लॉग से। तो इसका सही उत्तर है का ईमेल के माध्यम से। अब आगे आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकता है। जो प्रेषक है वह अपने संदेशों को किस प्रकार से भेज सकता है? तो नंबर 1 इशारों के माध्यम से, नंबर 2 बोल करके, नंबर 3 पढ़ करके और नंबर 4 लिख करके। तो यहां आपको बताना है कि प्रेषक अपने संदेशों को भेजने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों प्रेषक इशारों के माध्यम से भी अपने संदेश भेज सकता है, बोल करके भी भेज सकता है, पढ़ करके भी भेज सकता है और लिख करके भी भेज सकता है। तो प्रेषक यहाँ पर चारों प्रकार से अपने संदेशों को भेज सकता है। तो इसके सभी उत्तर सही है। इसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं सत्र 2 को, जिसे मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन है। बच्चों मौखिक संचार सामान्यतः उपयोग होने वाला, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संचार है। इसमें सामान्यतः बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति को सुन सकते हैं एवं हम वर्बल कम्युनिकेशन करके शब्दों के साथ साथ अपने भावों को भी बहुत स्पष्टता के साथ किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। मौखिक संचार में ध्वनि, शब्द, भाषा और भाषण आदि शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से ही मौखिक संचार किया जा सकता है। यदि हम बात करें मौखिक संचार कितने प्रकार का होता है या वह कौन कौन से प्रकार हैं जो मौखिक संचार के अंदर आते हैं, तो यहां देखते हैं सबसे पहला जो प्रकार है वह है पारस्परिक संचार, जिसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों यह संचार दो लोगों के बीच में होता है।
जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है एवं दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कुछ आंसर या रिप्लाई करता है। फिर दूसरा व्यक्ति फिर पहले व्यक्ति से कुछ कहता है एवं पहला व्यक्ति फिर किसी दूसरे को कुछ कहता है। यहां एक उदाहरण के माध्यम से समझें। मान के चलते हैं दो दोस्त हैं जो शाम को घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त से चलने के लिए बोलता है, तब दूसरा दोस्त पहले दोस्त को जरूर कोई रिप्लाई करेगा। इसके बाद आता है लिखित संचार, जिसे इंग्लिश में रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यह संचार लिख करके किया जा सकता है। जैसे या तो मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर पत्राचार के माध्यम से या किसी रिपोर्ट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से भी, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के संचार किए जाते हैं। एवं बच्चों, लिखित संचार दो या दो से अधिक लोगों के साथ एक साथ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर हम ग्रुप चैटिंग करते हैं, तो यह हमारा लिखित संचार का एक उदाहरण है। इसके बाद आता है छोटे समूह में संचार करना, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संचार में दो से अधिक लोग शामिल होते हैं एवं हर कोई अपनी बात को रखता है एवं अन्य व्यक्ति उसकी बात को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण जैसे प्रेस सम्मेलन या बोर्ड की बैठकें हों या फिर टीम की बैठकें हों। इस प्रकार का जो संचार होता है वह छोटे समूह के संचार के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सार्वजनिक संचार, जिसे इंग्लिश में पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार का संचार तब होता है जब एक व्यक्ति एक बड़ी सभा को संबोधित करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी सभा में भाषण देता है या अपनी स्पीच देता है, तो इस प्रकार का संचार सार्वजनिक संचार के अंतर्गत आता है। उदाहरण चुनाव अभियान या गणमान्य लोगों द्वारा सार्वजनिक भाषण। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि मौखिक संचार के मुख्यतः 4 बिंदु होते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु था पारस्परिक संचार, दूसरा बिंदु था लिखित संचार एवं तीसरा बिंदु था छोटे समूह का संचार एवं चौथा बिंदु है सार्वजनिक संचार। इसके बाद हम बात करते हैं कि मौखिक संचार करने से कौन कौन से लाभ हैं या मौखिक संचार के कौन कौन से लाभ हैं। तो बात करते हैं, यह संचार का एक आसान तरीका है जिसमें आप यह कहकर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। मौखिक संचार आपको दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी बातचीत को बदलने में भी सक्षम बनाता है। बच्चों, यदि हम मौखिक संचार करते हैं तो इसके कई सारे लाभ मिल सकते हैं, जैसे कम खर्च, नंबर 2 समय की बचत, नंबर 3 तुरंत प्रतिक्रिया, नंबर 4 पारस्परिक संपर्क, नंबर 5 विषम परिस्थितियों में कारगर, नंबर 6 सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी। एक एक करके इनको समझते हैं। बच्चों, मौखिक संचार करने में हमेशा खर्च बहुत कम आता है, क्योंकि जब भी हम किसी से मौखिक संचार करते हैं तो यह ज्यादातर आमने सामने का संचार होता है, जिसमें हमें प्रतिक्रिया या अपनी बात को कहने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे एक तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है एवं साथ साथ हमारे समय की भी बचत होती है। इसी के साथ यह विषम परिस्थितियों, जैसे यदि आज हमें अपने से हजारों किलोमीटर
दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात करनी है तो इसके लिए हम ईमेल या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मौखिक संचार कर सकते हैं। इसका अगला जो पॉइंट है वह है सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी। बच्चों, यह किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए मौखिक संचार संभव है एवं उपयोगी है। इसके बाद हम बात करते हैं मौखिक संचार के कौन कौन से नुकसान हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, उत्तरदायित्व की कमी है, गलतियों की अधिक संभावना है एवं इसे आसानी से भूल सकते हैं। बच्चों, एक एक करके समझते हैं। मौखिक संचार का जो सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। इसका मतलब यह है कि कानून हमेशा सबूतों को मानता है, केवल मुंह से कही हुई बातों को नहीं मानता। जबकि मौखिक संचार में अधिकतर बातें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, अतः यह कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं होता। नंबर दूसरा, उत्तरदायित्व की कमी। मौखिक संचार का उपयोग करने से हमेशा उत्तरदायित्व या इसके प्रमाणीकरण में बाधा उत्पन्न होती है एवं इसमें गलतियां अधिक हो सकती हैं और इसको आसानी से भूल भी सकते हैं। गलतियों के लिए यहां पर भाषा की गलती हो सकती है, शब्दों की गलती हो सकती है या कुछ सेंटेंसेस की गलती भी हो सकती है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि मौखिक संचार के कौन कौन से लाभ हैं एवं मौखिक संचार की कौन कौन सी हानियां हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मौखिक संचार में किस प्रकार से माहिर बन सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में बताया गया है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यदि अपने अध्यापक या पर्यवेक्षक या प्रबंधकों से बात करते हैं तो वो बात करते हुए घबराने लगते हैं। इसके लिए हमें बच्चों का संचार कौशल बढ़ाना है एवं उसे मौखिक संचार करने में माहिर करना है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को देखना है यहाँ पर कि आपको मौखिक संचार करते समय किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है, बोलने से पहले सोचें। बच्चों, हमेशा आपको आपके टीचर से या पर्यवेक्षक से या किसी अन्य से क्या बोलना है, सबसे पहले उसे एक बार अच्छे से सोच लें, क्योंकि हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वह आपको आपके टीचर, पर्यवेक्षक या किसी अन्य से वह शब्द या वाक्य ना बोलना हो। तो अपने विषय के बारे में सोचें। अपने श्रोताओं को विषय को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीके के बारे में सोचें एवं आप जो भी कहना चाहते हैं उसे लिखें या नोट करें। नंबर दूसरा बिंदु जो आता है, जो कि आपको मौखिक संचार में माहिर बना सकता है, संक्षिप्त और स्पष्ट। हमेशा जो भी बात आपको कहनी है वह संक्षिप्तता के साथ कहें एवं स्पष्ट रूप से कहें। स्पष्ट, जोर से और मध्यम गति से बोलें। सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी साझा करना चाहते हैं वह सटीक तरीके से दी गई है या नहीं दी गई है। एक ही वाक्य को बार बार ना दोहराएं। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वह है आत्मविश्वास और शारीरिक हाव भाव। हमेशा जब भी आप बोले तो आत्मविश्वास के साथ बोले एवं अपने हाव भाव या आंखों का संपर्क एवं खड़े होने का तरीका या अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और दोस्ताना तरीके से ही बात करें। आपके बोलने का तरीका हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे सुनने वाले व्यक्तियों को लगे कि हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। यदि आप इस प्रकार से बोलते हैं
तो निश्चित रूप से यहाँ आप मौखिक संचार में माहिर बन सकते हैं और आप एक प्रभावी संचार कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कुछ गतिविधियों के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने मौखिक संचार को और भी प्रभावी बना सकते हैं एवं आप इन गतिविधियों का उपयोग करके अपने दोस्तों को भी निपुण बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि नंबर 1, जिसमें आपको आवश्यक सामग्री चाहिए, नोटबुक एवं पेन। करना क्या है, सबसे पहले आपको 3-3 का ग्रुप बना लेना है। इसके बाद आपको किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समझना है एवं जिस भी व्यक्ति या समन्वयक से फोन पर बात की जा रही है उसे अपनी कॉपी में लिखना है। इसमें समन्वयक आपके ग्रुप के 3 बच्चों में से कोई एक होगा एवं जो व्यक्ति बात कर रहा है वह भी कोई एक छात्र होगा। आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे एवं तीसरा जो छात्र होगा वह यहाँ पर ध्यान देगा कि आपके बीच में जो बातचीत हुई है वह 7 C's के आधार पर हुई है या नहीं हुई है, जिसमें आपकी बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, सही, सुसंगत, पूर्ण और विनम्रता के साथ होनी चाहिए। इसके बाद गतिविधि नंबर 2, जिसमें आपको नोटबुक और पेन की आवश्यकता है। यहाँ आपको फिर से 3-3 का ग्रुप बनाना है एवं समूह के अंदर एक छोटे भाषण के लिए एक विषय चुनना है। यह भाषण किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। इसके बाद सभी बच्चे एक एक करके अपना भाषण देंगे एवं अंत में यह निष्कर्ष निकालेंगे कि किस बच्चे या छात्र ने संचार के सभी एवं सही तरीकों के चयन किया है एवं अन्य बच्चों द्वारा की गई गलतियों को सुधारेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सत्र 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पर मौखिक संचार का उदाहरण बताना है। नंबर 1 समाचार पत्र, नंबर 2 पत्र, नंबर 3 फोन कॉल या नंबर 4 ईमेल। बच्चों, आपको बताना है मौखिक संचार का उदाहरण कौन कौन हो सकता है। समाचार पत्र क्या मौखिक संचार का उदाहरण है या नहीं है। नंबर 2 पत्र, नंबर 3 फोन कॉल और नंबर 4 ईमेल। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा उचित उत्तर बताना है। तो बच्चों, इसमें सबसे जो अधिक और सबसे सही जो उत्तर है वह है फोन कॉल, जो कि मौखिक संचार के माध्यम से किया जाता है। नंबर दूसरा बिंदु है, मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 1 परिवर्णी, नंबर 2 सरल, नंबर 3 तकनीकी, नंबर 4 शब्द चयन। बच्चों, हमें हमेशा मौखिक संचार या किसी भी प्रकार का संचार हो वहां पर सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो आता है, हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं। नंबर 1 एक ही समय में कई लोगों के साथ संवाद करने के लिए। नंबर 2 दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए। नंबर 3 वास्तविक समय में एक दूसरे से बात करने के लिए। नंबर 4 संचार का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो आपको बताना है कि ईमेल का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा ईमेल का
पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, या हिंदी में कहें इलेक्ट्रॉनिक संदेश। तो यहाँ इसका जो उत्तर है वह ख नंबर का है, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर से एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गैर मौखिक संचार। धन्यवाद।